सोलेनॉइड और सर्कुलर करंट के मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। बायोट सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन करना भी अब सीख गए हैं। बायोट सेवर्ट लॉ के हेल्प से स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर, सोलेनॉइडल वायर के केसेस में मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग कैलकुलेशन किए हैं। हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं और इसमें डायरेक्शन होता है। उस डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टर्म में पढ़े जाते हैं। खास करके करंट में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टर्म में ही पढ़ते हैं। राइट हैंड थंब रूल जब आप पढ़े उस समय भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में ही बताया गया था। हम लोग यह जानते हैं कि करंट किसी भी शेप में रहे, सर्कुलर, स्ट्रेट, किसी भी शेप में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा सर्कुलर ही बनता है। करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वह सर्कुलर शेप में होते हैं, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग सर्कुलर करंट सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फिगर बनाने जा रहे हैं। स्ट्रेट वायर में भी आपको बताए थे। स्ट्रेट करंट में देखिए क्या पढ़ते थे, यह स्ट्रेट का केस है जिसमें अगर करंट जेड एक्सिस है या निगेटिव जेड एक्सिस है तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग यहां पर सर्किल बना देते थे। अगर जेड एक्सिस का करंट है तो यह सर्किल एंटी क्लॉकवाइज में मूव करता है और यह जो एंटी क्लॉकवाइज सर्किल है यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। इस फिगर में भी यह होगा सर्कुलर ही, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर गए हैं, दैट इज क्लॉकवाइज। अगर स्ट्रेट वायर इस तरीके से रहेंगे, वाई एक्सिस की तरफ यह करंट फ्लो हो रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वह एक्स जेड प्लेन में चला जाएगा, क्योंकि करंट के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं। यह वैसा ही सर्किल है जैसा सर्किल यह है, तो यहां पर यह है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो स्ट्रेट वायर का फिगर आपको पहले भी हम पढ़ाए थे, इसीलिए हेडिंग में वह नहीं दिए हैं, सिर्फ सर्कुलर का दिए हैं। सर्कुलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना हम आपको सिखाए थे। आज फील्ड लाइंस का फिगर हम लोग पढ़ेंगे। यह सर्कुलर वायर है और हम लोग जानते हैं इसके सेंटर पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही होता है। अगर यहां क्रॉस करंट होता, यहां डॉट, तो मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाते, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट,
बाकी दूसरा फील्ड लाइन जब खींचेंगे हम लोग तो वह कैसा होगा, यही सीखना है आज या यही समझना है। एक्सियल लाइन से जाएंगे वह स्ट्रेट है जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्फिनिटी से होते हुए फिर यहां पर आ जाएगा। आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाता है, तो फील्ड लाइन अगर यहां से शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं से घूमते हुए वापस वहां पहुंचता है। तो यह फील्ड लाइन इधर गया और बहुत दूर से घूमते हुए फिर यहां आ गया। अगला दूसरा फील्ड लाइन खींचेंगे तो इस तरीके से, और यह फील्ड लाइन ऐसा लगेगा कि बहुत दूर से सर्कुलर लूप बनाते हुए वापस आ गया। फिर एक तीसरा फील्ड लाइन यहां से खींच रहे हैं, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर वायर। और यहां से अगर फील्ड लाइन हम लोग खींचेंगे तो वह इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप इन सर्कुलर करेंट। जैसा स्ट्रक्चर आप हाफ सर्किल में नीचे बनाए वैसा ही स्ट्रक्चर ऊपर के पोर्शन में भी होगा, उसे भी हम लोग ऐसे दिखा देंगे। ये जो फिगर अभी बता रहे हैं यह क्लास 10 में पढ़ाई होता है। 10 क्लास में सिर्फ फिगर पढ़ाई होता है, वैल्यू नहीं पढ़ाई होता है। यहां पर यह डायरेक्शन भी पढ़ने हैं, मैग्नीट्यूड भी पढ़ने हैं। फिर तीसरा फील्ड लाइंस अगर बनाएंगे तो वह भी उसी तरह से, यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। तो सर्कुलर वायर के केसेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम इसी तरह से बनेगा। अब सोलेनॉइड में आते हैं। सोलेनॉइड भी सर्कुलर वायर ही होता है। सोलेनॉइड में भी हजारों लाखों सर्किल होते हैं, इसीलिए इसका भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी पैटर्न से बनेंगे। यहां जो हम सोलेनॉइड बनाए हैं, इस सोलेनॉइड का लंबाई इनफाइनाइट नहीं है। कल के क्लास में इनफाइनाइट सोलेनॉइड का बता रहे थे, उसमें बता रहे थे कि सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म फील्ड बनता है और यूनिफॉर्म फील्ड के केसेस में पैरेलल फील्ड लाइंस बनाए जाते हैं। इधर यह देख रहे हैं ये सब लाइंस पैरेलल नहीं है, क्योंकि यहां यूनिफॉर्म फील्ड का केस नहीं है। तो यूनिफॉर्म फील्ड इनफाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड में बनता है, बाकी किसी भी केस में नहीं बनते हैं। तो यहां पर भी फील्ड लाइंस अगर आप बनाते हैं तो उसका भी शेप ऐसा ही होगा, वही हम यहां पर अभी बनाते हैं। इसको भी यहां से रिमूव कर दिए। अब देखिए एक्सिस पर अगर दिखाएंगे, यह अलग फिगर है, इससे आइसोलेटेड फिगर है। एक्सियल लाइन पर दिखाएंगे तो ऐसे ही स्ट्रेट। इस फिगर में भी यहां से डॉट करंट है, नीचे से क्रॉस करंट है। अगर नीचे डॉट करेंगे तो एरो मार्क अपोजिट हो जाएंगे। आगे देखिए, इसके ऊपर लाइन खींचेगा तो वह इसी लाइन के जैसा होगा, और ऊपर जाइएगा तो ऐसे, यानी यहां और यहां का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप एक ही जैसा होता है, क्योंकि यह दोनों सर्कुलर करंट ही है। तो हम लोग ऐसे फील्ड लाइंस खींच देते हैं। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। और ऊपर जाइएगा तो वह इस तरीके से यह क्लोज लूप बना देगा। क्लोज लूप ऐसे हर लाइन का बन रहा है, दिखाएं सिर्फ इसका है हम लोग। और ऊपर से बनाएंगे तो इस तरह से, जैसे ऊपर बनाए वैसे ही नीचे भी हम लोग बनाएंगे। यह सब जो फिगर आप देख रहे हैं यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है। वहीं पर आप लोग को भी यह फिगर बनाना है, और ऐसा फिगर 10 क्लास में भी पढ़ना है। वहां पर उस दिन उतना समझ में हम लोग को या पढ़ाने वाले को भी
ये सब बता पाना बहुत आसान नहीं होता है। यह फिगर जो है 3 डायमेंशनल फिगर है। बोर्ड पर 3D फिगर बनाने का कोशिश किया गया है, यह 2D फिगर नहीं है। स्ट्रेट वायर का अगर भूल गए हैं तो यह तीनों फिगर भी आपको बना लेना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक पार्ट का पढ़ाई हम लोग पूरा कर चुके हैं, दैट इज बायोट-सेवर्ट लॉ। अब सेकेंड पार्ट दैट इज एम्पियर्स लॉ। अब एम्पियर्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे। ट्वेल्व में दो ही चैप्टर बड़ा चैप्टर है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा यह। अभी यह चैप्टर आधा भी पढ़ाई नहीं हुआ है। ये दोनों बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारी बातें पढ़ाना रहता है, इसीलिए बड़ा है, लंबा है। इसीलिए अभी आप करंट का फील्ड पढ़ रहे हैं, बाद में आप फील्ड में करंट पर लगने वाला फोर्स पढ़िएगा, उसके बाद मोशन और चार्ज पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड यह पढ़ेंगे। 3 पार्ट यहां पर पढ़ना है। ये दोनों फिगर में रेड कलर से जो लाइन खींचे हैं वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ब्लैक कलर से जो लाइन आप देख रहे हैं वह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, वह कंडक्टर है। यह सर्कुलर शेप्ड कंडक्टर, यह स्प्रिंग शेप्ड कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर करंट, दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड। इसी सोलेनॉइड को इंडक्टर भी कहा जाता है। तो अब हम लोग पढ़ने आ गए एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ को एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के नेम से भी जाना जाता है। सर्क्यूटल, यह सर्क्यूटल वर्ड सर्कुलर से ही बना हुआ है। अब यह नियम है क्या, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली बातें, यह नियम बिल्कुल गॉस के नियम के जैसा होता है। अंतर यह है कि गॉस का नियम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एप्लीकेबल होते हैं,
एम्पियर का लॉ करंट के केसेस में यूज होता है। दूसरा डिफरेंस, गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं, एम्पियर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं। गॉस लॉ में आप पढ़े थे कई बार, वहां पर हम बताया गया था आपको ये आपके सिलेबस के द्वारा कि गॉस लॉ के अनुसार किसी भी क्लोज्ड सरफेस में या क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं फाई ई, यह बराबर होते हैं टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा हम लोग गॉस लॉ में पढ़ते थे। यहां भी एम्पियर्स लॉ में भी ऐसा ही काम हम लोग को करना है। एम्पियर्स लॉ में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं, और यहां भी क्लोज सरफेस नहीं बल्कि क्लोज लूप होता है। गॉस लॉ में क्लोज्ड सरफेस का यूज किया जाता है, यहां क्लोज्ड लूप का यूज किया जाता है। दोनों में अंतर समझ लीजिए। क्लोज्ड सरफेस यानी आप एरिया की बात कर रहे हैं, टू डायमेंशनल शेप की बात कर रहे हैं। क्लोज्ड लूप यह एक लाइन को कहा जाता है जो क्लोज होता है, या एक रोड को कहते हैं जो क्लोज होता है। एक ऐसा रोड जो यहां से स्टार्ट हो फिर घूमते हुए यहीं आ जाए, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड पाथ। तो इसी को फिजिक्स में लूप कहते हैं। तो लूप का मीनिंग होता है क्लोज पाथ, और क्लोज्ड सरफेस वह टू डायमेंशनल होते हैं। जैसे यह हम सभी लोग अभी जहां पर बैठे हुए हैं, यह स्पेस हर तरफ से कवर्ड किया हुआ है। नॉर्थ से भी कवर्ड है, साउथ से भी कवर्ड है, टॉप से भी है, बॉटम से भी है। दिस इज क्लोज्ड सरफेस। हम लोग जो अभी अंदर में है, हम लोग बाहर से पूरी तरह कवर्ड है। तो क्लोज्ड सरफेस किसी स्पेस को कवर करता है। क्लोज्ड लूप जो है किसी स्पेस को हर तरफ से कवर नहीं करता। जैसे कोई ग्राउंड है और उसमें बाउंड्री बना दीजिएगा तो वह क्लोज लूप होता है, और उसमें बिल्डिंग बना देते हैं तो वह क्लोज्ड सरफेस हो जाता है। क्योंकि ऊपर से भी छत बना दिया जाता है ताकि नीचे का सरफेस बाहर के सराउंडिंग से आइसोलेट हो जाए। तो क्लोज्ड सरफेस टू डायमेंशनल, क्लोज्ड लूप वन डायमेंशनल। क्लोज्ड सरफेस में एरिया होते हैं, क्लोज्ड लूप में सिर्फ लंबाई होता है। ये दोनों टर्म में डिफरेंस समझ लेना है। अब आगे एम्पियर्स लॉ हम लोग को पढ़ना है। तो जिस तरह से गॉस लॉ में डिफाइन किया गया है, द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस, वैसा ही यहां भी है। ठीक है, तो जो हेडिंग दिए हैं एम्पियर्स लॉ उसी में लिखिएगा। लिखिएगा इट इज जस्ट लाइक, इट इज जस्ट लाइक गॉस लॉ, इट इज जस्ट लाइक गॉस लॉ। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है गॉस लॉ गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एम्पियर्स लॉ गिव्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड एम्पियर्स लॉ गिव्स मैग्नेटिक फील्ड। वहीं पर नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज्ड लूप is equal to
म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करेंट, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करेंट enclosed in that loop, enclosed in that loop। यह एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को लिखने और समझाने के लिए यहां पर थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, समझाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, इसका मतलब समझने के लिए भी मेहनत करना होगा। तो सब लोग मेहनत करके इसको एक ही बार में सीख लीजिए, पिछला बार के जैसे नहीं। पिछले बार डायरेक्शन पढ़ाए, सीरियसली सब लोग नहीं लिए, वो फेस्टिवल वाला वैकेशन था, इसके कारण वहां पर परेशानी हुआ। हालांकि इसको पढ़ाने में लेट भी हुआ फेस्टिवल के कारण ही। तो डायरेक्शन में अभी भी कई लोग को दिक्कत हो रहा है, वह दिक्कत यहां नहीं हो, इसके लिए अभी से ही सब लोग मेहनत कर लीजिएगा। यहां पर देखिए क्या करना है। जैसे देखिए यह एक करंट है, यह करंट जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है। इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, ऐसा हम लोग जानते हैं, जो कि वहां बनाया गया है वैसा ही बना देते हैं। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या एक ही नहीं होता है, ये अनगिनत होते हैं। यहां भी बनाइएगा तो यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यह भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यह भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जितने भी सर्किल हम बनाए हैं सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो अलग अलग पोजीशन पर बनाए गए हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट टॉपिक में करंट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है, इसी फील्ड लाइंस को एम्पियर ने क्लोज लूप लिया है। एम्पियर के नियम में जिस क्लोज लूप का यूज हम लोग करने जा रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं, वह क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। आज से पहले के चैप्टर में हम लोग पढ़ते थे कि क्लोज लूप उसे कहते हैं जिस पर करंट चलता है। यहां करंट चलने वाला यह लूप नहीं है, यह लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो सबसे पहला चीज तो आपको यही समझना है कि एम्पियर के नियम में जिस क्लोज लूप का हम लोग इस्तेमाल करेंगे वह करंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। और हम लोग जान रहे हैं कि करंट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आमतौर पर अधिकतर केसेस में सर्कुलर ही बनता है, इसीलिए यहां जो क्लोज लूप आपको लेना है अधिकतम केसेस में वह सर्कुलर शेप में ही आपको रहेगा। तो एक यहां पर परेशानी कम है। गॉस लॉ में क्या था कि गॉसियन सरफेस कभी क्यूबॉइड होता था, कभी सिलेंडर होता था, कभी स्फेरिकल हो जाता था। यहां यह समस्या आपको नहीं है। एम्पियर के नियम में जो क्लोज लूप है उसका शेप आपको हमेशा सर्कुलर मिलेगा। तो सबसे पहला लाइन बात यह एम्पियर्स लॉ में क्या करना है कि करंट के चारों तरफ क्लोज लूप बना देना है, वह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। अब यहां पर आइए, यह करंट है, आपको जहां पर फील्ड निकालना है, जैसे इस करंट का फील्ड हम यहां पर निकालना चाहते, तो इसी पॉइंट के अबाउट क्लोज लूप बना लीजिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लीजिए। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दिया गया विथ डायरेक्शन, यह करंट है। इसके बाद नेक्स्ट आपको जहां पर फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर डीएल एलिमेंट ले लेना है। यहां पर आपको फील्ड निकालना है ए पॉइंट पर, तो इस ए पर ही डीएल एलिमेंट लेना है। यही है आपका डीएल एलिमेंट। डीएल एलिमेंट कहां पर लेना है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर। बायोट सेवर्ट लॉ में क्या होता था उसको भी याद दिलाते हैं। यह करंट जा रहा है, यहां पर फील्ड निकालना है, तो हम लोग डीएल एलिमेंट करंटे पर लेते थे। दिस इज द मेन डिफरेंस। बायोट सेवर्ट लॉ में डीएल एलिमेंट करंट कंडक्टर पर लिया जाता है, एम्पियर्स लॉ में डीएल एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर लेना है।
ये सब कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए हम शुरू में ही बोले हैं कि ध्यान से इसको सीखना है। नेक्स्ट, अब आगे देखिए, क्लोज लूप बनाए, डीएल एलिमेंट ले लिए, अब अगला वर्क क्या है उसको समझना है। जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां के मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करिए। ए पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहां फील्ड किधर होगा उसको दिखाइए। आपसे अगर हम पूछे ए पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा तो क्या बताइएगा? टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो यही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इतना काम करने के बाद अब यह स्टेटमेंट पढ़ना है। इस स्टेटमेंट में बताया गया है द लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का मीनिंग ही हो गया लेंथ। ये लाइन टर्म लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसका इंटीग्रल? मैग्नेटिक फील्ड का। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये जो टर्म लिखा हुआ है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैथमेटिकली इसको ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट, क्लोज लूप, तो यहां पर क्लोज लूप का साइन बनाएंगे। यह बराबर होते हैं म्यू नॉट टाइम्स, यहीं से लिखेंगे म्यू नॉट, और इनटू यहां वह करंट लिखना है जो इस क्लोज लूप के अंदर होगा। क्लोज लूप के अंदर जो भी करंट होगा वह यहां लिखना है। यहां लिखेंगे आई। ये जो फार्मूला है इसी फार्मूला को एम्पियर्स लॉ के नेम से जाना जाता है। तो जो आप यह स्टेटमेंट लिखे इसी के नीचे यह इक्वेशन लिख दीजिए। अब उसके नीचे यह फिगर बनाना है। यह जो देख रहे हैं दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसी को हम लोग क्लोज्ड लूप कहेंगे। पहले इक्वेशन तब यह फिगर। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा उस पॉइंट के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फिगर बनाना है। वही फिगर क्लोज लूप होगा। इसके बाद उसी पॉइंट पर डीएल एलिमेंट लेना है, बी वेक्टर भी दिखाना है, और तब वह फार्मूला लिखना है। इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल बराबर होगा म्यू नॉट आई के। अब हम आपको गॉस लॉ का याद दिलाते हैं। अभी तो सीधे न लिख दिए थे, गॉस लॉ का फाइनल इक्वेशन यही था। वहां भी ऐसे लिखते थे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर होता था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यह इक्वेशन और वह इक्वेशन दोनों एक ही है। क्यों? क्योंकि गॉस लॉ में क्लोज्ड सरफेस होता है इसीलिए एरिया यूज होता है। एम्पियर्स लॉ में क्लोज लूप है इसीलिए लेंथ यूज हुआ है। गॉस लॉ में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इसीलिए इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, मैग्नेटिक परमिटिविटी है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉज चार्ज होता है इसीलिए चार्ज है। यहां मैग्नेटिक फील्ड का कॉज करंट है इसीलिए करंट है। सारे इक्वेशन एक जैसे, सब चीज एक ही जैसा है, सिर्फ पढ़ने के तरीके बदल गए, सिंबल बदल गए। वहां पर गॉसियन सरफेस और यहां पर क्लोज लूप। वहां पर क्लोज्ड सरफेस हम लोग कहते थे, उसी क्लोज सरफेस का नाम बाद में गॉसियन सरफेस रखा गया। यहां भी ऐसा ही है। यहां जो क्लोज लूप आप बनाए हैं इसी का नाम एम्पीरियन लूप के नेम से रखा गया है। एम्पियर के नियम में जिस क्लोज लूप का यूज हम लोग करेंगे दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसी फील्ड लाइंस का नाम
एम्पीरियन लूप रखा गया है। इस सब लिखने के बाद अब नीचे पॉइंट देकर के लिखिएगा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस around the magnetic field lines around current carrying conductor current carrying conductor is used as closed loop, is used as closed loop। वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा द क्लोज्ड लूप विच इज यूज्ड, द क्लोज्ड लूप विच इज यूज्ड इन एम्पियर्स लॉ, द क्लोज्ड लूप विच इज यूज्ड इन एम्पियर्स लॉ इज कॉल्ड Amperian loop। The closed loop which is used in Ampere's law is called Amperian loop। तो Amperian loop क्लोज लूप को कहते हैं और क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कहते हैं। यानी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का 3 नेम यहां पर हो गया, तीनों एक ही का नाम है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। तो हम लोग एम्पीरियन लूप भी समझ गए, क्लोज लूप भी समझ गए। ये जो फिगर बनाए हैं इसी फिगर में दिखा दीजिएगा कि यही क्लोज लूप एम्पीरियन लूप है, यहीं पर लिख देते हैं, अलग से फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। एम्पीरियन लूप एम्पियर्स लॉ आपको सिखाएं, एम्पियर्स लॉ का यूज कैसे करेंगे यह भी आपको बताए हैं। पहले क्लोज लूप बना लेना है, डीएल एलिमेंट लूपे पर लेना है और वहीं पर फील्ड को दिखा देना है, तब वह फार्मूला यूज कर लेंगे। अभी एक निकाल करके आपको बताते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर एम्पियर्स लॉ का यूज करके हम लोग इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फील्ड निकालने जा रहे हैं। ऐसे यह हम लोग पहले से भी जानते हैं, आप लोग को बताया गया है पहले से ही कि जैसे यह एक वायर है, यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया गया है m, और यह वायर नीचे इन्फिनिटी तक है, ऊपर में भी इन्फिनिटी तक है। तो m पॉइंट पर फील्ड कितना होता है ये हम लोग जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड B बराबर कितना होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई r के, ऐसा हम लोग पढ़े हुए हैं। यही कैलकुलेशन जो बायोट-सेवर्ट लॉ से हम लोग किए हैं, इसी इक्वेशन को हम लोग इस बार एम्पियर्स लॉ से डिराइव करने जा रहे हैं।
यहां से जब पढ़िएगा तो 2 ही लाइन में निकल जाता है, लेकिन कुछ समस्या है। समस्या यह है कि अगर ये इनफाइनाइट नहीं होगा तो एम्पियर्स लॉ से नहीं निकलता है। बायोट सेवर्ट लॉ से हर केस में कैलकुलेट होता है, एम्पियर्स लॉ से हर केस में नहीं होते हैं। इलेक्ट्रोस्टेट में भी ऐसा हो रहा था। गॉस लॉ से सभी केस में कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इंटीग्रेशन के द्वारा हर केस का हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे थे। तो ऐसा यहां भी होता है। चलिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का हम लोग निकालते हैं, तो इस वायर में जो करंट है उसको दिखा देते हैं। यहीं पर यह करंट है, इसको दिखा दिया गया है। यह करंट जेड एक्सिस की तरफ फ्लो हो रहे हैं। यह करंट इस सिंबल के साथ जब दिखाते हैं तो यह इनफाइनाइट वायर का ही दिखाया जाता है। अब इसका फील्ड हमको निकालना है, किसी पॉइंट पर निकालना है। जैसे यहीं पर निकालना है, यह पॉइंट है यम। तो सबसे पहला काम, यह कितना डिस्टेंस पर है इसको दिखा दीजिए आर। अब उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग इस तरह से बना देंगे। यह जो देख रहे हैं दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विथ डायरेक्शन, इसको बनाना है। इस फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे हम लोग इसको विथ डायरेक्शन बनाएंगे। अब देखिए, जहां पर फील्ड निकालना है वहीं पर डीएल एलिमेंट ले लीजिए। यह है आपका डीएल एलिमेंट, और डीएल वेक्टर का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर यह लूप का डायरेक्शन है। एम पॉइंट है, यहां पर लिख देंगे, यह हो गया डीएल वेक्टर। और इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को भी दिखा देना है, वह होता है टेंजेंट की तरफ। अब यहीं से हम लोग लिखेंगे बाय एम्पियर्स लॉ। एम पॉइंट आपका यही है, बाय एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ का यही फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल यह बराबर होंगे म्यू नॉट। और इस लूप के अंदर यह करंट आई है, इसीलिए यहां पर आई लिखेंगे। कभी कभी लूप के अंदर आई करंट नहीं भी होता है। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा इसमें अलग अलग तरह का केसेस आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी आई है तो आई हम लोग ले लिए। अब डॉट प्रोडक्ट का रिलेशन यहां से लिखेंगे, इंटीग्रेशन पी डी एल कॉस थीटा होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं, म्यू नॉट आई। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा, वही आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? डी के साथ यल है, यानी यल का वैल्यू रखना है। ईडीएल कहां पर लिए हैं? क्लोज लूप पर, 0 से 2 पाई आर। क्योंकि डीएल एलिमेंट आपने सरकमफेरेंस पर लिया है, और इस पूरे सरकमफेरेंस का लंबाई होगा 2 पाई आर। कॉस थीटा का वैल्यू कितना लेंगे? बी वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है। दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, इसीलिए यहां पर 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो यहीं से देखिए बी बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन डीएल 0 से 2 पाई आर यह बराबर हो गए म्यू नॉट आई के। अब यहीं से यह हो गए बी, और इस पूरे को सोल्व करने से कितना आएगा? 2 पाई आर, वही लिख दिया गया 2 पाई आर। यह बराबर हो गए म्यू नॉट आई के। तो यहीं से बी बराबर हो गए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और यहीं से मैग्नेटिक फील्ड बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर। तो सेम रिजल्ट यहां से भी आता है, और यहां से कुछ ज्यादा ही आसानी से आ जाते हैं। स्टेट करंट में हम लोग इतना मेहनत किए थे तब एक्सप्रेशन आया था, लेकिन वहां पर कारण थे, क्योंकि अल्फा बीटा एंगल के टर्म में पढ़ना था।
ये जो फिगर बनाए हैं इसमें ये सब का नाम लिख देना चाहिए। यह है आपका एम्पीरियन लूप, तो एम्पियर्स लॉ में मेनली 4 एप्लीकेशन पढ़ना है। एक तो आप पढ़ चुके हैं, इसके बाद आएगा सोलेनॉइड, टोरोइड और एक सिलिंड्रिकल वायर आएगा। अब छुट्टी हो गया, अब कल पढ़ाई होगा इससे आगे।